आज मैं कुंदन कुमार क्लास 12th BSCB की जो स्टडी ऑफ इंग्लिश की बुक है उसकी आज मैं मॉडर्न इंग्लिश की चर्चा करूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं मिडिल इंग्लिश की चर्चा किया था। आज भी मैं मॉडर्न इंग्लिश की चर्चा करता हुआ इसके वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस क्लियर करने की कोशिश करूंगा, उसे देखेंगे भी। कहा जाता है कि मॉडर्न इंग्लिश, द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। 15th सेंचुरी से लेकर और आज तक की इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। इट इज़ नाउ प्रैक्टिकल टू डिवाइड दिस पीरियड इनटू मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इस व्यवहारिक रूपों से इट इज़ नाउ प्रैक्टिकल टू डिवाइड, व्यवहारिक रूपों से इस पीरियड को मेनली दो भागों में बांटते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, फॉर द सिंपल रीजन दैट सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन एंड आउटसाइड इंग्लैंड इन द लास्ट 500 years have affected the structure and the use of English। इसका मुख्यतः कारण ये है कि इंग्लैंड के भीतर, इन एंड आउटसाइड, इंग्लैंड के भीतर एवं इंग्लैंड से बाहर विगत 500 years वर्षों में जो सामाजिक, जो यहाँ भी देख भी रहे हैं, सामाजिक, टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी एवं राजनीतिक विकास हुए हैं, उनसे अंग्रेजी की रचना पर व्यवहार प्रभावित हुए हैं। बट इट्स बेसिक नेचर हैज़ नॉट अल्टर्ड मच, लेकिन इसका जो मूल स्वभाव में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। अल्टर्ड मतलब परिवर्तन, मच मतलब ज़्यादा। इसकी बेसिक जो नेचर है इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू चार्ट the course of this language over the years and understand how it has established itself in the world as an international linked language and a powerhouse of literary activity। वर्षों तक इस भाषा में जो परिवर्तन हुआ उसकी सूचना, उसकी सूची, उसकी लिस्ट बनाना बड़ा ही रोचक है और यह समझना भी रोचक है कि किस प्रकार इस भाषा में ने विश्व में अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज का कार्य किया है एवं साथ साथ में साहित्यिक गतिविधि का एंड पावर हाउस ऑफ द लिटरेरी एक्टिविटी, जो कि साहित्यिक गतिविधि का एक पावर हाउस के रूप में भी कार्य किया है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ये भी क्या है, एक पावर हाउस के रूप में काम करने वाली इंग्लिश लैंग्वेज, मॉडर्न इंग्लिश की बातें हो रही है। टुडे English occupies an enviable position as the official language in all world forms। आज के समय में सभी विश्व पर कार्यजालीय भाषा के रूप में ये स्थान प्राप्त कर लिया है। सबसे हेवी एंड एनविएबल पोजीशन पर अपना स्थान कायम कर लिया है। और सच एज द UNO एंड ऑल इट्स सब्सिडियरी यूनिट्स, WHO, IMF, सार्क, ILO एट्सेट्रा, जो कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं। UNO को कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि इसे कब फाउंड किया गया था, तो 1945 में। IMF का जो मतलब होता है वो क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, जो कि इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1985। वो भी कितनी तारीख को, तो 8 दिसंबर 1985 को इस एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया गया था। ILO का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इस सब पर जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसकी अन्य शाखाएं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रही है, इसमें ढेर सारे इसमें बातें आ रही है। नहीं, WHO है, IMF है, सार्क है एट्सेट्रा, इस सब में इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जा रहा है। इन इंडिया टू, भारत में भी, कि टू के बारे में, रिमूवल ऑफ टू की चर्चा मैं वीडियो में कर चुका हूँ कि कहाँ कहाँ टू का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसे भी अवश्य ही देखें आप। इन इंडिया टू, भारत में भी, वी आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश फॉर ऑफिशियल, सोशल एंड कमर्शियल पर्पस। खास करके भारत में भी हम बहुत सारे अंशों में अपने सारे सरकारी
कार्यालयों, सामाजिक और खास करके व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी हम आज भी इस इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, जो आज भी हम इंग्लिश पर ही डिपेंडेंट हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ फर्दर स्ट्रेंथेंड द requirement of learning and using English for everyday activities। खास करके हम इसकी मात्रा की जो मैं बातें करूं तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भी हमारी सभी गतिविधियों में अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता है और इसका प्रयोग भी हम करते हैं। खास करके मैं बातें करूं कि द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ द लैंग्वेज बिकॉज एज डिस्कस्ड अर्लियर वी बिलोंग टू द सेम इंडो यूरोपियन फैमिली। खास करके मैं बातें करूं कि इंडियंस की जो भारतीय लोग हैं इसकी भारी मात्रा में लोग इसका उपयोग करते हैं और इसको पढ़ते भी हैं, क्योंकि इसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है, क्योंकि हम लोग भारतीय यूरोपियन परिवार से आते हैं और जैसा कि हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। इंग्लिश इज बीइंग टॉट एंड लर्नड विथ ऑल सीरियसनेस कंट्रीज सच एज चाइना, जापान, कोरिया एंड इंडोनेशिया। इंग्लिश की जो मैं बातें करूं तो चीन, जापान, कोरिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में अंग्रेजी पूर्ण तत्परता के साथ पढ़ी जाती है और The Indian advantage of knowing, speaking and writing correct English will gradually disappear if the future generations of young Indians अभी आप देखेंगे यहाँ बोल रहा है कि Indian advantage of knowing, speaking and writing correct English will gradually disappear in the future generations of young Indians don't seriously take up the challenging task of mastering a world language। खास करके मैं बातें करूं कि अगर भारतीय युवा पीढ़ी इस विश्व भाषा पर पूर्णता प्राप्त करने की चुनौती के रूप में नहीं लेंगे तो शुद्ध अंग्रेजी जानने, नोविंग जानने, बोलने एवं लिखने के लाभ को भारतीय धीरे धीरे खोते चलते चले जाएंगे। और ये जब खोएंगे तो आप जानते हैं कि इंग्लिश एक वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन लैंग्वेज के रूप में जाने जाने वाली भाषा है और जब इसको आप खोएंगे तो आप और सारी चीज़ों में पिछड़ते चलते चले जाएंगे। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट वॉज लार्जली हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन 1476। वर्तमान अंग्रेजी में के फर्स्ट के विकास को 1476 के मुद्रण तकनीक की प्रस्तुतिकरण के से बहुत बड़ी सहायता मिली और दिस एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। खास करके इससे अंग्रेजी के जो स्पेलिंग है उसका स्टैंडर्ड पोजीशन मिला और साथ साथ में इसका प्रोनाउंसिएशन भी सही उच्चारण को बल भी मिला। It also allowed opportunities to more people to write and gave wider circulation to their writings। खास करके इस मुद्रण तकनीक से अधिकांश लोगों को लिखने का अवसर मिला। Opportunity to more people to write, अधिकांश व्यक्ति को लिखने का मौका मिला and gave wider circulation to their writings, और उनके लिखे हुए विषयों को भारी मात्रा में प्रचार का भी अवसर मिला। This was facilitated by the rise of literacy in England and by the end of the 17th and 18th centuries, the reading public had grown considerably। खास करके ऐसा इंग्लैंड में धीरे धीरे साक्षरता का विकास से और सुगम होता हुआ और 17th से 18th सेंचुरी तक समान लोगों ने अंग्रेजी को पढ़ना शुरू कर दिया। रीडिंग पब्लिक हैड ग्रोन कंसिडरेबल, धीरे धीरे बहुत सारे लोग पढ़ना, वहाँ के लोकल जो लोग थे सारे लोग से पढ़ना शुरू कर दिया। अदर मेजर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द लैंग्वेज वर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड एज ए मैरीटाइम पावर, द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कम्युनिकेशन। खास करके इस अंग्रेजी भाषा में इंग्लैंड के जो समुद्रीय शक्ति के रूप में विकसित होने से भी अधिक विकास एवं विस्तार हुआ। साथ साथ में इतना से ही काम नहीं चला, इसके अलावा कि वहाँ के ब्रिटिश साम्राज्य के फैलाव
ब्रिटिश एक्सपेंशन मतलब फैलाव विस्तार, एंड द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, और खास करके वाणिज्य एवं इंडस्ट्री एवं कम्युनिकेशन में भी क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। टू मेजर वेल नोन इवेंट्स इन यूरोप नेमली द रिनासा एंड द रिफॉर्मेशन हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। खास करके देखा जाए तो इनकी यूरोप में जो पुनर्जागरण, रिनाशा पुनर्जागरण और धर्म जागरण रिफॉर्मेशन की घटना ने भी अंग्रेजी भाषा के विकास में बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया। वोकैबुलरी की बात हो रही है। वोकैबुलरी में क्या होता है कि वोकैबुलरी में भी मॉडर्न इंग्लिश में किस चीज़ों का परिवर्तन हुआ, कैसे इसकी लिखावट में परिवर्तन हुआ, इसकी चर्चा होगी इसमें। इट कैन वेल बी अंडरस्टूड दैट द रैपिड रेट ऑफ चेंज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेड द इंग्लिश रियलाइज that their vocabulary lacked the words to express these new ideas। खास करके मैं बातें करूं कि यह आसानी से समझा जा सकता है। It can well be understood, इसे अच्छा तरीका से समझा जा सकता है कि नए विचारों एवं तकनीक को व्यक्त करने हेतु समाज में बदलाव एवं विकास के कारण अंग्रेजी शब्दकोश में काफी कमी आई। लैक द वर्ड्स, काफी कमी का अनुभव किया जाने लगा, क्योंकि इसकी बढ़ाने के लिए नए आइडियाज के लिए कुछ ना कुछ वर्ड्स तो चाहिए। और एंड, अब मैं नेक्स्ट पेज की ओर चलता हूँ। एंड टेक्निक्स, इसमें काफ़ी परिवर्तन देखने का मौका मिला, किसमें, नए आइडियाज़ में और नए टेक्निक्स में। दस बिगेन अनदर फेज ऑफ रैपिड बोरोइंग फ्रॉम लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, इंडियन, स्पेनिश एंड अदर लैंग्वेजेस। खास करके इसमें से अब क्या कंडीशन हुआ कि धीरे धीरे लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश और अदर लैंग्वेजेस से, अन्य भाषाओं से शब्दों को अब क्या लिया जाने लगा, उधार लिया जाने लगा। इंग्लिश एब्जॉर्ब वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग वर्ड्स फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। खास करके इस लाइन को बड़ा गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे आपके दिए गए बुक में। अब कहता है क्या कि एशिया एवं अफ्रीका की भाषाओं के साथ साथ लगभग 50 अन्य भाषाओं के शब्दों को भी अंग्रेजी में समाहित किया जाने लगा। उसको इंक्लूड कर दिया गया, कितना, 50 से ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट, लगभग 50 अलग अलग भाषाओं को इसमें इंक्लूड किया गया, एशिया और अफ्रीका के अलावा। सम ऑफ दिस बोरोइंग्स आर गिवन बिलो। However, it is important to remember that there was a group which objected to this process and they came to be known as the purists, but they were unable to stop the inflow of foreign words into the English vocabulary। खास करके यद्यपि कि यहाँ यह याद करने योग्य विशेष विषय है, इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, याद करने वाली एक महत्वपूर्ण विषय है कि इस देयर वॉज अ ग्रुप, क्योंकि एक ग्रुप थी जो कि अंग्रेजी के एक समूह ने क्या किया, उसका विरोध किया। वॉज अ ग्रुप विच ऑब्जेक्टेड टू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को लोगों ने क्या किया, उसको विरोध किया। और दे केम टू बी नोन एज द, जिसे जो लोग विरोध किए उन्हें किस नामों से जाने जाने लगा, प्यूरिस्ट्स के नामों से जाने जाने वाला कहा जाता है। बट दे वर अनेबल टू स्टॉप द इनफ्लो ऑफ फॉरेन वर्ड्स इनटू द इंग्लिश वोकैबुलरी, लेकिन वे लोग विदेशी शब्दों का अंग्रेजी भाषा में प्रवाह को रोकने में वे लोग क्या रहे, असफल रहे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा कि कौन कौन सा वर्ड कहाँ कहाँ से आया है, उसकी चर्चा करूंगा। नहीं, और ये वीडियो को ढंग से देखें, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कुछ बच्चे का मानना है कि इससे तो कुछ क्वेश्चंस आता ही नहीं है, लेकिन इससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसे गौर से देखें और इसे पढ़ें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।